चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन कहता है कि व्यक्ति तथा समाज की समस्या की समीक्षा एवं विश्लेषण करना। ऑप्शन बी कहता है समाज कार्य के माध्यम से राजनीति परिवर्तन। ऑप्शन सी कहता है कि समाज तथा व्यक्ति में समस्याओं का समाधान। ऑप्शन डी कहता है पर्यावरण के प्रति जागरूकता का उत्पन्न करना। सारे ऑप्शन सही होंगे, बात को समझिए, लेकिन आपको प्राथमिकता देना है समाज कार्य का पॉजिटिव सकारात्मक कौन सा ऑप्शन है जो लक्ष्य को बताता है समाज कार्य का, वो भी मुख्य मतलब प्रमुख। ओके ओके ऑप्शंस। ओके चलिए मैं अब आपको बताता हूं। यहाँ आप लोगों ने ऑप्शन ए का भी चुनाव किया है किसी बच्चे ने, और ऑप्शन सी का भी चुनाव किया गया है। मैं अब आपको बताता हूँ ऑप्शन ए और सी के बारे में अंतर। देखिए व्यक्ति, ऑप्शन ए कह रहा है कि व्यक्ति और समाज मतलब व्यक्ति और समाज की समस्याओं की समीक्षा करना है। समीक्षा का मतलब होता है, आपको बताता हूँ, आपने एक साहित्य समीक्षा का नाम सुना ही होगा। साहित्य समीक्षा को हम लोग लिटरेचर ऑफ रिव्यू कहते हैं, है ना। तो हम उस समय क्या करते हैं, लिटरेचर ऑफ रिव्यू में हम कोई किसी चीज को पढ़ते वगैरह है ना, पत्र पढ़ लिया, पत्रिका पढ़ लिया, न्यूज़पेपर देख लिया, उसके आधार पर कोई क्रिया करते हैं। तो उन समीक्षाओं का हमें विश्लेषण करना है, और विश्लेषण हम उसे कहते हैं किसी क्रिया को या किसी क्रियाविधि को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना है, वो चीज बताते हैं। तो क्या ये आपका लक्ष्य हो सकता है कि हम समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटे, उसकी समीक्षा करें। अच्छा सी ऑप्शन कहता है, अब देखो नहीं बात को समझना, अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ये भी आपका कहता है कि होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन सी की भी देख लेते हैं कि समाज और व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसने कहा कि व्यक्ति और समाज की समस्याओं को, जो समाज की समस्या है उनका विश्लेषण करो, उसकी समीक्षा करो, और इसने समाधान करने की बात नहीं किया। ये समीक्षा और विश्लेषण जब आप व्यक्ति और समाज की जो समस्याएं होंगी उनमें आप करते हुए समस्या का समाधान करेंगे। इसमें ये बातें जो ऑप्शन ए में लिखी हुई है, समीक्षा और विश्लेषण, ये शामिल है ऑप्शन सी में, तभी तो आप समस्या का समाधान करेंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि ऑप्शन ए की बजाय ऑप्शन सी का चुनाव करो। क्या सही रहेगा कहीं बताइए? सी सही रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी रहेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। बी कहता है समाज कार्य के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन। अब मैंने आपको ट्रिक बताता हूं, कई बार बोल दीजिए जब भी राजनीतिक शब्द आए ये निगेटिव में ही लेना है आपको, कभी पॉजिटिव में नहीं लेना। सोशल वर्क में खासकर मैंने रिकॉर्ड बता रखा है सबको, 2004 से लेकर 2023 तक के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, हमेशा गलत हुआ है, ये हमेशा गलत हुआ है। अभी हाल ही में राजनीतिक एक प्रश्न और आया था, मैंने बताया भी था साथ कि राजनीति गलत होता है ना। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के उत्पन्न करना होता है लक्ष्य, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पर्यावरण के प्रति ही नहीं केवल हमें करना है, वरना ये तो केवल समाज को बता दिया ना, तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा ही नहीं हुई प्राथमिक प्रणाली के बारे में। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन नंबर सी ही जाएगा। लेकिन जब आप मुख्य रूप से लिखेंगे कहीं प्रश्नों में, मेंस वगैरह में, तो आप वहां पे लिख सकते हैं, जब किसी से आपको बोलना है तो आप ये सारी बातें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। कहता है कि निम्न में से किसे समाज कार्य के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, बताइए जरा, समाज कार्य के क्षेत्र में किसे सम्मिलित करेगा? सभी समाज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समाज कार्य का जो क्षेत्र है, बिल्कुल आपने जो हमें बताया है सही जवाब बताया है, सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है, इसमें किसी बच्चे का गलत जवाब नहीं है। तो अगर मैं आपसे बात करूं समाज कार्य के क्षेत्रों पर, तो वो समाज कार्य का क्षेत्र आपका ग्रामीण विकास भी होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। समाज कार्य का क्षेत्र अगर हम बात करेंगे तो ग्रामीण विकास भी होगा। समाज कार्य की अगर हम क्षेत्र की बात करें तो सशक्तिकरण की भी बात होगी। समाज कार्य क्षेत्र की बात करें तो वहां पे विद्यालय समाज कार्य होगा, बाल समाज कार्य होगा, युवा कल्याण होगा, वृद्ध कल्याण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण की बात होगी तो भी आपका सही माना जाएगा। चिकित्सकीय मनोचिकित्सकीय उपचार की बात होगी तब भी माना जाएगा। और आप ध्यान रखें साथ ही साथ
सामाजिक रक्षा, आपराधिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक नीति, आधुनिकीकरण, कानूनी सहायता, पर्यावरण संतुलन, मानव अधिकारों का संरक्षण और सामाजिक न्याय भी आपका शामिल रहेगा समाज कार्य के क्षेत्र में। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी आप लोगों ने दिया है वो सही जवाब दिया है आप लोगों ने। बहुत बढ़िया जवाब आया आपका। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल को लेंगे। अगला सवाल हमारे सामने, प्रश्न कहता है कि आप बताएं समाज कार्य विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन्हें शामिल किया गया है। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, सामाजिक प्रतिरक्षा, सामाजिक सुधार, सामाजिक नीति नियोजन विकास, सामाजिक न्याय व्यवस्था प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी दो प्रश्नों में यहाँ पे कवर कर दिया गया। अब वहां पे पर्टिकुलर तो ये पूछना, देखो किसी का फोन आ रहा है, म्यूट हो जाइए। बाल कल्याण हो, महिला कल्याण हो, युवा कल्याण हो, विद्यालय समाज कार्य हो, इस तरीके से आता था तो आप इजिली कर लेते थे। चलिए, यहाँ पे भी हम लोगों ने दूसरे तरीके से भी प्रश्न को देख लिया और सही जवाब था यहाँ पे उपरोक्त सभी। कोई यहाँ पे वो नहीं था प्रॉब्लम वाला कि भी हमें कोई परेशान करे ऐसा क्वेश्चन, तो ये भी ऑप्शन आपका सभी चला जाएगा। कोई लोग मुझे बताएंगे सामाजिक न्याय व्यवस्था का प्रोत्साहन किस तरीके से करेगा? कोई भी बच्चा मुझे बताए जरा, सामाजिक न्याय का प्रोत्साहन किस तरीके से करेगा? हम्म और भी कोई ऑप्शन बताएं, और भी कोई चीजें बताते चले। सोशल इक्वलिटी बहुत बढ़िया पॉजिटिव शब्द है आपका, बढ़िया है, गुड। सामाजिक न्याय, चलो मैं बताता हूँ। जी जी, ओके ओके, बिल्कुल 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 सही बात। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं एक एक करके सभी चीजों पर चर्चा कर लेता हूँ। जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था होती है ना, वो बेसिकली कहता है एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमता, विषमता समझ गए होंगे, उनकी न्यूनतम हो, समाज समावेशी हो और संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पे हो। तो सामाजिक न्याय का एक उद्देश्य बनता है, कहता है कि राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना। यह बात आपको सामाजिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हम इसको शामिल कर लेते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। मैं आपको बता दूं, 5 ऐसे शब्द आते हैं सामाजिक समानता में, सॉरी सामाजिक न्याय में। एक आता है सामाजिक, सभी नागरिकों को सामाजिक करने के रूप में। एक आता है भौतिक, एक आता है राजनैतिक, एक आता है संसाधन, एक आता है न्याय संगत। ऐसे जो शब्द हैं ये बेसिकली हमें यूज में लाए जाते हैं सामाजिक न्याय में। और ध्यान रखें, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक असमानता और भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया जाता है। और इसी के तहत सामाजिक मामले, जो आर्थिक गतिविधियों में सभी पुरुष और सभी महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की बात करते हैं, वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत हम इसको रख लेते हैं। जब हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिरक्षा के बारे में, वो भी शब्द बड़ा ही आसान सा है। आप लोगों को सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं, हम इसे सामाजिक रक्षा का नाम दे सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को यह संदर्भित करता है कि किसी रूप में क्षमता, शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ बड़े समुदाय और देश में योगदान करने के लिए जो सामाजिक विवेक रखने वाले या इनमें कम भाग्यशाली और वंचितों के लिए देखभाल और और चिंता, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, दिखाने के साथ साथ स्वयंसेवी कार्यों में सक्रिय भागीदारी की भूमिका हो, वो सामाजिक प्रतिरक्षा का पार्ट बनता है। तो एक प्रकार से डिफेंस वाली जो प्रक्रिया बनती है, जो रक्षा वाली प्रक्रिया बनती है, वो चीजें आपको सामाजिक प्रतिरक्षा को दर्शाती है। जी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, हाँ बिल्कुल, रिहैबिलिटेशन ही मेंशन इसमें हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है सामाजिक प्रतिरक्षा में, है ना। अगर आपसे कोई पूछे सामाजिक प्रतिरक्षा की परिभाषा और लेकर कि आप जरा परिभाषा के रूप में इसको डिफाइन करने का प्रयास करें, तो आप कह दीजिएगा कि किसी भी सामूहिक और व्यक्तिगत तंत्र के रूप में, है ना, जब हम परिभाषित करते हैं जो कम से कम आंशिक रूप से परजीवी विरोधी रक्षा के कारण अन्य समूह के सदस्यों को प्रदान करे, उसे सामाजिक प्रतिरक्षा कहेंगे। और ध्यान रखें, सामाजिक प्रतिरक्षा शब्द जो है ग्रुप के रूप में ही जाना जाता है बेसिकली ज्यादातर, है ना।
सामाजिक प्रतिरक्षा में। सोशल फॉर्मेंसी के रूप में अगर हम बात करें तो भी यही प्रक्रिया बन जाती है हमारे सामने, है ना। तो ये बेसिकली ग्रुप के रूप में ही दिया जाता है सामाजिक प्रतिरक्षा। ठीक है, सामाजिक नीति आप प्लानिंग जानते हैं, नियोजन आप लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात हमारे सामने आती है एक अपराधी सुधार को लेकर। जब हम अपराधी सुधार की बात करें तो हमारे सामने ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। इसमें आप लोगों को आपराधिक कानून में सुधार के लिए गठित की गई एक राष्ट्रीय स्तर पर समिति थी, और उस समिति में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जो कुलपति रणबीर सिंह थे, उनके सहित न्यायिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को निभाया गया। बेसिकली भारत में आपराधिक कानूनों का संहिताकरण संहिताकरण विशिष्ट शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था, है ना। इसी को अगर हम बात करें कमोबेश 21वीं सदी में इसकी भूमिका हमें देखने को मिली थी। और ये काम जो है प्रभाव शून्यता हो गया, आपराधिक कानून हो गया, विचाराधीन आपराधिक मामले हो गए, उन सबको न्यूनीकरण करने को लेकर है, कम करने को लेकर है ना। आपने नाम सुना होगा एनसीआरबी का नाम, कितने लोग जानते हैं एनसीआरबी? पेपर में पूछा गया सवाल है। एनसीआरबी नहीं जानते हैं आप लोग? बिल्कुल, रिकॉर्ड ब्यूरो, है ना, एनसीआरबी रिकॉर्ड ब्यूरो, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से, हम लोग ब्यूरो के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना, एनसीआरबी की स्थापना सन 11 मार्च 1986 को हुआ। देखिए, मैं जब प्रश्न करवाऊं तो उसमें आप लोग ना फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि फैक्ट भी आप लोगों के काम आने वाले हैं। फैक्ट से हमें बहुत सारी चीजें स्पष्टीकरण हो जाता है क्षेत्र वगैरह के बारे में। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार गृह मंत्रालय के साथ संलग्न है। तो प्रश्न बन जाता है कि बताइए क्या एनसीआरबी भारत सरकार गृह मंत्रालय से है? तो बोल की बताइएगा, यस, गृह मंत्रालय के तहत ये है, संलग्न है। नई दिल्ली में स्थित इस ब्यूरो का प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है? भारत की पुलिस के आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी में सशक्त करना इसका बेसिकली मोटो रखा गया है, उसका उद्देश्य रखा गया है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनाता है ये एनसीआरबी, और हर बार एक प्रश्न इससे आता है, इसलिए आप लोग इसका नाम ध्यान रखेंगे। एक तो उद्देश्य, दूसरा फुल फॉर्म, तीसरा इसकी स्थापना की डेट। बस क्लियर। एनसीआरबी, एनसीआरबी बताया तो मैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। आप एक्टिव नहीं है। 11 मार्च 1986 की इसकी इस्टेब्लिश हुई है, स्थापना। स्थापना। चलिए अगला सवाल लेते हैं, है ना, आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये बेसिकली आपको मैं बता दूं, जैसे कि समाज कार्य का जो सिद्धांत है, अभी मैंने आप लोगों को एक कॉमनली बात किया था सोशल वर्क में, लेकिन आपको मैं बता दूं कुछ किताबों में हमें मिलते हैं कुछ विद्वानों के द्वारा भी सिद्धांत। जैसे मैं नाम कुछ बता दूं, एक विद्वान का नाम मिलता है कोस, पहले बात को समझ लीजिए फिर प्रश्न करते हैं। एक विद्वान का नाम मिलता है गेशल कोनफ्का। कोनफ्का का नाम तो पता ही है। देखिए, कभी कभी हमें ना शॉर्ट नाम केवल कॉस लिख देगा, केवल कोनफ्का लिख देगा, ऐसे नाम मिल जाते हैं हमें कभी कभी, है ना। एक नाम हमारे सामने मिलता है मिर्जा आर अहमद, मिर्जा आर अहमद, और एक नाम मिलता है संयुक्त राष्ट्र। ये चार नाम हैं। ये चार नाम वो दिए गए हैं जो समाज कार्य के उद्देश्य, या सॉरी, जो समाज कार्य के सिद्धांत के रूप में आते हैं। लेकिन जब इनका सिद्धांत के नाम में हम पढ़ते हैं ना, तो सोशल वर्क की वैल्यूज आ जाती हैं। ये वो सिद्धांत है जो वैल्यूज में आ जाते हैं। अब आपको पता हो गया होगा कि ये सिद्धांत ना कह के अगर मैं थ्योरी कहूं तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि नाम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, है ना। तो ये बढ़िया है, आपको इस तरीके से भी पढ़ना। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि इनका भी नाम हमें देखने को मिलता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि कोश के द्वारा समाज कार्य के संदर्भ में दिए गए कुछ सिद्धांत हैं जिनमें ने निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया। अब ये कोश के जब सिद्धांत पता हो गया तो आप कर पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं सारी चीजें,
हाँ, तो गोपनीयता की जो महत्व की बात की गई है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, गोपनीयता का जो महत्व की बात की गई है, ये इनका नहीं है। बाकी रचनात्मकता का सामाजिक सहयोग है और अनिर्णायक मनोवृत्ति का भी है और इन्हीं के अंतर्गत आत्मनिर्देशन का भी आता है। आपको बता दूं और दो तीन बातें। एक तो मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि भी इन्हीं की है। इन्हीं की जो है मनुष्य की योग्यता और गरिमा भी इन्हीं का सिद्धांत है ना। और आपको बता दूं जो मतभेद है उनके संदर्भ में सहनशीलता का एक सिद्धांत बताया था, कोस है ना, कोष का ही है। और मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के साथ साथ में मनुष्य और प्रकृति के कारण होने वाले जो खतरे हैं, जो खतरा है, उनसे अपने अस्तित्व की सुरक्षा की बात भी कोष का ही सिद्धांत बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। समाज कार्य में मतभेद, अब मतभेद नाम पता, कोष का सिद्धांत। अब उन्हीं के संदर्भ में व्यक्ति या कार्यकर्ता को किस गुण का परिचय देता है? क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल, आप अपने केवल लॉजिक के आधार पर बात करिए। तो भाई मैं आपसे कहूं तो मैंने अभी अभी आप लोग बिल्कुल सही जवाब आपका आया है यहाँ पे। मतभेद के संदर्भ में मैंने अभी आपको बात किया है। तो मतभेद के संदर्भ में किस चीज की बात किया था? सहनशीलता की बात किया था, ना तो व्यक्तिवादी, ना तो आत्मविश्वास, ना ही परोपकारी स्वभाव का। तो केवल ऑप्शन आपका जो जाने वाला है 13 का, वो बी जाएगा, है ना। जी बताइए, कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कहता है कि व्यक्तियों को पारस्परिक निर्भरता तथा एक दूसरे के प्रति अपनी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व का वहन करना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। कौन ऑफ का आप कह रहे हैं? अब यहाँ पे पिंकस नहीं होगा। यहाँ पे देखो, पिंकस का तो नाम मैंने बोला ही नहीं है, तो इसलिए आप सिद्धांत में आप ये बात ध्यान रखिएगा, पिंकस और मिनहम का तो नाम, पिंकस और हार्बस मास का नाम तो आएगा ही नहीं, इसलिए इन दोनों को काट ही दो। या तो कोस होगा या तो कोनप का होगा। अब कोस के में मैंने आप लोगों से कहीं भी जिक्र नहीं किया है, तो मैं आपको बताता हूँ केवल दो बातें। उन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे तो गेसल कोनप का आपको इजिली मिल जाएगा हर जगह। अब आपको पहली बात ये ध्यान रखना है कि इसने एक सिद्धांत ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का आदर करना चाहिए। ये पॉजिटिव शब्द है और ये बात सत्य भी है। और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमताओं के पूर्ण उसका विकास का अधिकार भी होता है, ये बात सत्य है। ये देखो, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही गेसल कोनप्का के बारे में? हाँ बिल्कुल, ये होना भी चाहिए आप लोगों, है ना, ये होना भी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक कहता है व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता और एक दूसरे के प्रति अपनी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व का वाहन करना चाहिए। यह बात भी गेसल कोनोफ्का के द्वारा ही कहा जाता है। इसलिए आप लोगों का जो सही जवाब जाएगा वह ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? सी वाला जाएगा, ना कि बी वाला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा गेसल कोनोप्का में? अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। गेसल कोनोप्का महोदय बहुत ही फेमस पर्सन है, इसलिए आप लोगों को इनके बारे में ध्यान भी रखना चाहिए, गेसल कोनोप्का के बारे में, है ना। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट सवाल के बारे में। बिल्कुल, अगला हमारे सामने आता है नेक्स्ट सवाल। हमारे सामने कहता है कि समाज कार्य के संबंध में व्यावसायिक संबंधों को किस प्रकार बनाए रखना चाहिए? बड़ा ही अच्छा सवाल है हमारे सामने। तो जरा बताइए अपने विचारों से कि सार्वभौमिक तरीके से, कि गोपनीय तरीके से, स्वैच्छिक की या स्वहितार्थ की तरीके से, बताइए। ओके, यहाँ अगर हम बात करें, देखिए समाज कार्य का संबंधित अगर हम जब कार्यों की बात करें तो समाज कार्य के संबंधों में व्यवसायिक संबंधों को अगर आपको बनाना है तो किस प्रकार बनाए रखना उचित है? तो एक गोपनीय तरीका सबसे बढ़िया। स्वहितार्थ का मतलब तो आपको पता ही होगा चाहिए, कोई बताना चाहे?
हाँ, तो ये तो बिल्कुल, हाँ, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सार्वभौमिकता की तरफ अगर हम बात करें तो देखिएगा, क्या समाज कार्य का संबंध कार्यों में व्यावसायिक संबंध को सार्वभौमिकता बनाए रखना चाहिए। कोई काम सार्वभौमिकता बनाओगे तो भाई, अगर मान लो क्लाइंट चाहता है कि हमारी कोई बातें सार्वभौमिक ना किया जाए, फिर तो पड़ोसी जो कुछ कहेंगे आपको, फिर सब जगह पे छिटकाते रहोगे, है ना? ये बातें हो रही हैं भाई, आजकल ये हो गई, फिर तो ये वाला सिस्टम हो जाता है, जो कि ये कहना उचित नहीं है। और स्वैच्छिक शब्द होता है स्वेच्छा वाला, है ना? जब मन में आए तब बताएंगे, जब मन में आए नहीं बताएंगे, जब मन में आएगा तो करेंगे, मन में आए तो नहीं करेंगे। भाई सबसे बढ़िया शब्द समाज कार्य के संबंधों में व्यावसायिक संबंधों को बनाए रखने में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गोपनीयता होगा। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हमारे सामने कि समाज कार्य के अकॉर्डिंग आर्थिक भूमिका प्रदत्त परिस्थिति के आधार पे ना होकर किस प्रकार होनी चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16। प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति। ओके, आपने नाम सुना होगा। ओके, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा परिस्थिति के बारे में। एक अर्जित होती है और एक प्रदत्त होती है। मैंने इनके बारे में आप लोगों से पहले भी बता रखा है, तो मैं आपको चाहता हूं यहीं स्पष्ट कर दूं। क्यों स्पष्ट कर दूं? क्योंकि आप लोगों से ये पेपर में प्रश्न आता है। ऐसा नहीं है, मैं आपको ये करवाऊंगा तो आपको वहां पे बताऊंगा। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, एक होता है परिस्थिति। क्या होता है? परिस्थिति। और परिस्थिति को राजीव सर क्या कहते हो आप? स्टेटस, है ना? तो इसका मतलब होता है कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करना। ग्रुप में क्या करोगे, व्यक्ति की जो पद है उसकी प्रतिनिधित्व की जो बात करोगे तो वह परिस्थिति होता है। और स्टेटस हो गया भाई, आपका स्टेटस है सामाजिक कार्यकर्ता है, फलाने का स्टेटस है भाई कि वो डीएम है, एसपी है, इस तरीके का एक स्टेटस बनता है। अब यही स्टेटस की जब बात होती है तब हम बात करते हैं दो भागों में। एक होता है प्रदत्त होता है, तो एक होता है अर्जित। अब प्रश्न है प्रदत्त से, हम बात करेंगे अभी प्रदत्त में भी। तो प्रदत्त क्या होता है? प्रदत्त समाज में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुण पर ध्यान दिए बिना, मतलब ध्यान सुनो, गुण के ध्यान दिए बिना उसको वो प्राप्त होता है ना? तो आप क्या ये बात कह सकते हो कि परंपराएं जो स्थिति में व्यक्ति की बात करें, अगर हम लोग उसको जो है जन्मजात वो चीजें मिली हो, वो चीजें जन्मजात मिली हो, बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों से? जन्मजात मिली हो। प्रदत्त का मतलब क्या हो? वो उसके गुण को नहीं ध्यान देगा कि भाई जो चीजें आपके अंदर जो क्वालिटीज हो वो चीजें ना हो, वो आपको जो है जन्म से ही मिला हो, वंशानुक्रम पर आधारित हो। आपके समाज में परिस्थितियां पहले से ही मौजूद होती हैं जो नवीन जन्म लेने वाले प्राणी को प्रदान मतलब कर दी जाती है। तो विश्व में सभी समाजों में परिस्थितियां पाई जाती हैं और परिस्थितियों पर हर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे स्त्री या पुरुष का होना, बालक या युवा का होना, सुंदर व बदसूरत होना, लंबा या छोटा होना, लिंग भेद, नातेदारी, प्रजाति, जातिवाद, अवैध संतान, परिवारों में बच्चों की कुल संख्या, गोद लेने वाले माता पिता की मृत्यु और विवाह विच्छेद आदि की इच्छा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। और ऐसी परिस्थितियां प्रदान करती है प्रदत्त, है ना? ये प्रदत्त कहलाती है। उसका आधार है लिंग भेदभाव, आयु भेद, नातेदारी, है ना, जन्म, जाति, प्रजाति, ये सब जो है आपकी प्रदत्त कहलाती है। और फिर आपसे कहता है एक अर्जित। और जो अर्जित होता है, अच्छा प्रदत्त समझ में आ गया कि एक बार फिर से बताऊं? हाँ, एक हो, हाँ ठीक है, अगर नहीं समझ आया पूछ भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा। दूसरा है अर्जित। दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण और योग्यता और क्षमता के आधार पर प्राप्त होती है ना? तो यहाँ पे हर्टन या हंट एक विद्वान है,
देखिए, गुड्डे एंड हट का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। गुड्डे के साथ हंट का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे गुड्डे नहीं है, लेकिन हंट महोदय हैं, तो कहा जाता हर्टन और हंट दो विद्वान थे। इन दोनों ने कहा कि एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा और प्रतिस्पर्धा से प्राप्त करता है, अपनी इच्छा और प्रतिस्पर्धा से। अब आप पढ़ाई कर रहे हो, लेक्चरार बनोगे अपनी इच्छा के अनुसार, ये अर्जित है। तो शिक्षा हो गई, संपत्ति हो गया, विवाह हो गया, श्रम का विभाजन हो गया, ये सब क्या है, अर्जित परिस्थितियां होती है ना। इसमें अर्जित का है, तो इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान रखें। राजनीतिक सत्ता हो गया, उपलब्धियां हो गई, ये सब क्या है, ये सब आपकी पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे किसमें, अर्जित में। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रदत्त परिस्थिति का महत्व परंपरागत समाजों में अधिक होता है, लेकिन आधुनिक आज के समाज में अर्जित परिस्थिति अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। रीजन यही है भाई कि सही ऐसा होना भी चाहिए, लोकतांत्रिक होना भी चाहिए। अभी नेपाल की अगर हम लोग बात करें तो नेपाल में पहले राजा हुआ करते थे, अभी हाल ही में डेमोक्रेसी हुआ है, लोकतांत्रिक बना है नेपाल का। बात करें नेपाल देश की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, है ना। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं कि भाई कोई पहले क्या होता था कि नहीं, जैसे कोई राजा बन गया तो उसका बेटा ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा, है ना। तो अब ये नहीं हुआ, अब उसके गुणों के आधार पर रख दिया गया भाई कि अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज है तो आप अच्छे से सारी चीजें कर सकते हो। और इसी वजह से तो नेट हो रहा है, सीटेट हो रहा है, अदर एग्जाम भी कम्पिटिटिव रखे गए हैं, रीजन यही रखे गए हैं, है ना। और ये सत्य बात भी, ऐसा होना भी चाहिए। तो समाज के अनुसार बताइए, आर्थिक भूमिका प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर ना होकर किस पर होना चाहिए, सेवार्थी परिस्थिति पर कि किस पर। क्वेश्चन नंबर 16 का उपलब्धि बता रहे हैं। ओके, यहाँ उपलब्धि की मानक बताया है आपने, और उपलब्धि की मानक आप देखो, प्रश्न बड़ा अच्छा था। क्या किया प्रश्न, कह दिया कि आर्थिक भूमिका प्रदत्त स्थिति ना हो, और जब ना होगी तो आपके समझ में आ गया उपलब्धि, जैसे शिक्षा हो गया, हाँ यही सही जवाब, शिक्षा हो गया, संचय हो गया, संपत्ति हो गया, सब यही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट जवाब जाएगा इसका। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। समाज कार्य मूलभूत, मूलभूत का मतलब होता है बुनियादी, बुनियादी का मतलब बेसिक, है ना। रूप में किस पर विश्वास करता है, समाज कार्य किस पर विश्वास करेगा, आर्थिक न्याय पर, सामाजिक न्याय पर, कि राजनीतिक न्याय पर, कि मौलिक न्याय पर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आप लोगों ने दे रहे मुझे, सामाजिक न्याय पर। सामाजिक न्याय ही सही शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे प्रश्न कह रहा है कि समाज कार्य के जो लक्ष्यों की प्राप्ति में, यानी सोशल वर्क के जो टारगेट हैं, जो लक्ष्य बनाए गए हैं, उसकी प्राप्ति में किसे शामिल नहीं करना चाहोगे या नहीं किया जाता। चार ऑप्शन, कल्याण और सामाजिक सहयोग, सामाजिक और राजनीतिकरण, ऑप्शन सी सामाजिक विकारों का निराकरण, और समाज के संस्थागत ढांचों में सहयोग या उसके ढांचों के साथ सहयोग। क्वेश्चन नंबर 18 सही जवाब बी, बी ही करेक्ट जवाब होगा, बिल्कुल। हाँ, समाज का राजनीतिकरण ही ये शामिल नहीं होगा समाज कार्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में। और मैंने आपको पहले भी बता रखा राजनीतिक शब्द को, मैं कितनी बार बताऊं, है ना। जितनी बार नाम आएगा उतनी बार ये चीज बोलूंगा कि ये हमेशा गलत ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक समृद्धि प्राप्त करना समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य है। चलिए ठीक है, और यह कथन किस विद्वान का है। क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब आप बताएं, बताएं। ओके, और लोग भी अपने विचारों को प्रकट करें। गार्ट, ओके ओके ओके, आप सभी लोगों का जो झुकाव है इधर, अगर हम बात करें प्रश्नों के बारे में, तो आप सभी लोगों ने गार्टन हैमिल्टन की तरफ आप लोग झुकाव कर रहे हैं, और यही आपका गार्टन हैमिल्टन ही सही जवाब रहेंगे। गार्टन हैमिल्टन ही आपका सही जवाब रहेंगे सोशल वर्क में। और इन्होंने ही यह प्रक्रिया जो है बताई है कि सामाजिक समृद्धि प्राप्त करना समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य माना गया है। बहुत ही फेमस शब्द है, इस चीज को आप लोग ध्यान भी रखेंगे, हम लोगों से पेपर में भी
कई बार पूछा जा चुका है। मैं 2 किताबों के नाम बताऊंगा और दोनों के दोनों सोशल वर्क में इनसे पूछे भी जा चुके हैं। एक किताब का नाम आप चाहो तो नोट कर लो जो फेमस रहे हैं। एक किताब का नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क। सोशल केस वर्क गार्टन हैमिल्टन की ये किताब रही है, बड़ी फेमस रही है। एग्जाम में हम लोगों से कई बार पूछा भी जा चुका है। सन 1947 में 1947 में एक किताब क्या था थ्योरी प्रैक्टिस ने, हाँ 1940 में, वेरी गुड, हाँ 1940 में, 1940 में, 47 मत करिएगा, 40 करिएगा। नहीं हाँ 47 में क्लार्क की भी है एक किताब और इनकी भी है, वो भी बता रहा हूँ। 47 वाली किताब का नाम क्या है, इनकी भी एक किताब, हाँ बिल्कुल सही जवाब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यानी बहुत एक्टिव हैं आप सभी लोग। साइकोथेरेपी इन चाइल्ड गाइडेंस की जो किताब आई थी 1947 में, इन्हीं की किताब थी। बहुत बढ़िया जवाब बताया आपने, 1947 में। और ये 1947 में ही क्लार्क की भी किताब थी प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क करके भी, जिसमें 3 युगों के बारे में चर्चा की गई थी, 17वीं 18वीं और 19वीं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा। चलिए ये क्लियर हो गया, एक बार तो मुझे बताइए आप सभी लोग। जी साइकोथेरेपी हैमिल्टन की, हाँ गार्टन हैमिल्टन तो ही है ये उन्हीं का तो नाम बता रहा हूं मैं आप लोगों से, है ना। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग, है ना, कि आगे बढ़े। बताइए एक बार आप सभी लोग। हाँ तो हाँ ये चीज ध्यान रखिए, एक नाम हमारे सामने आता है हर्बर्ट बिश्नो का नाम। हर्बर्ट बिश्नो समाज कार्य के दर्शन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हर्बर्ट बिश्नो महोदय बहुत ही फेमस विद्वान रहे हैं जो अपनी भूमिका निभाते हैं, हर्बर्ट बिश्नो महोदय। इनकी एक किताब आई हर्बर्ट बिश्नो जी की, उसको भी आप नोट कर लो, कभी कभी पेपर में इनका नाम भी हमें देखने को मिल जाता है। 1952 में हर्बर्ट बिश्नो महोदय ने द फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क किताब लिखा था। समाज कार्य का दर्शन 1952 के दौरान में इन्होंने दिया था। बहुत ही फेमस रही है किताब ये, और ये इनसे पेपर में हम लोगों से कभी कभी पूछ लिया जाता है। हाँ द फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क, द फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क। और आपने नाम सुना होगा रेड क्लिफ ब्राउन के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन भी आते हैं नाम, रॉबर्ट ब्राउन करके भी नाम आता है और एक रेड क्लिफ ब्राउन का भी नाम आता है। तो रेड क्लिफ ब्राउन का नाम बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो उनका एक लिटिल कम्युनिटी आता है 1955 में आती है ना। रेड क्लिफ ब्राउन का तो पता ही होगा, बोलो। हाँ ये तो मालूम होगा आपको, मैंने कई बार बताया है इसके बारे में भाई, है ना, बोलो तो सही। हाँ अरे नहीं मालूम है रेड क्लिफ ब्राउन के बारे में, तो लिख लो रेड क्लिफ ब्राउन। नहीं कोई कोई बच्चा है शायद बता रहा नहीं मालूम है। रेड क्लिफ ब्राउन के बारे में लिख लो आप, रेड क्लिफ ब्राउन द लिटिल कम्युनिटी। रेड क्लिफ ब्राउन, हाँ द लिटिल कम्युनिटी 1955 में दिया था, है ना, 1955 में दिया था। ठीक है, और उसमें उन्होंने, आपको मैं शब्द बता देता हूं, लघुता, समानता, आत्मनिर्भरता, रेड क्लिफ, हाँ रेड क्लिफ मतलब इन्होंने लघु समुदाय की विशेषता बताया है ना। इन्होंने क्या बताया था, लघु समुदाय की विशेषता बताई थी, जिसको हम लोग छोटे समुदाय के नाम देते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक 4 ऐसे शब्द आते हैं जो हमारे पेपर में देखने को मिल जाते हैं। छोटे समुदाय की मुख्य 4 विशेषता होती है, एक लघुता,
एक रूपता, जिसको मैंने कहा समरूपता भी आता है, और एक आत्मनिर्भरता, और एक शब्द आता है आपका विशिष्टता। क्या आता है? विशिष्टता। ये हम लोगों से कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है और मैंने आप लोगों से कई बार चर्चा भी कर रखा हूं। याद रहेगा? एक बार स्पष्टीकरण कर दीजिए आप सभी लोग। चलिए, अब भूलिएगा मत आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी एक विधि होता है, पंचपदी विधि होता है, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर पंचपदी विधि होता है। उस पंचपदी विधि में ये बहुत फेमस पर्सन है, या कहीं कहीं इनको पंचपदी प्रणाली के नाम से जाना जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर को, है ना, हर्बर्ट स्पेंसर को। ठीक है, याद रहेगा। अब हर्बर्ट स्पेंसर के 5 पद होते हैं शिक्षण विधि के। नंबर 1 पद प्रस्तावना, नंबर 2 प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 तुलना, लिख रहे हो, नंबर 4 व्यवस्था, नंबर 5 प्रयोग। 5 प्रयोग, ये क्रम में है, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर के 5 पदे, और इन्होंने सन 1960 में भारत में दैनिक पाठ योजना के लिए, जी सर, जी क्या कह रहे हैं सर? शुरू से, ओके, चलिए मैं शुरू से, ठीक है। नंबर 1 लिखिए प्रस्तावना, ठीक है, जिसको हम लोग उद्देश्य कथन के रूप में भी जानते हैं। नंबर 2 प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 तुलना, नंबर 4 व्यवस्था, नंबर 4, नंबर 5 प्रयोग, नंबर 5 प्रयोग। 1960 1960 ईस्वी में इन्होंने दैनिक पाठ योजना का निर्माण किया था। एक बार म्यूट हो जाइए, है ना, ठीक है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है इसमें। और बेसिकली आपको अगर बात करें, एक विद्वान थे जिनका नाम था J.F. हर्बर्ट, इनके शिष्य थे ये हर्बर्ट स्पेंसर, इनके शिष्य थे हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने 5 पदीय पद दिए थे पाठ्य योजना के निर्माण के समय। तो पाठ्य योजना के जनक कौन? तो आपसे पूछ, नहीं, आप ध्यान सुनिए। पाठ्य योजना के जनक उनके गुरु रहे हैं, जिनका नाम है J.F. हर्बर्ट। पूरा नाम जॉन फेडरिक हर्बर्ट, जॉन फेडरिक हर्बर्ट पाठ्य योजना के जनक रहे। सबसे पहले इन्होंने ही दिया था, इन्होंने 4 दिए थे, लेकिन बाद में इनके हालांकि 3 शिष्य थे। इनके कितने शिष्य थे? 3 शिष्य थे, जिसमें से एक शिष्य था हर्बर्ट स्पेंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है। एक था जीलर, एक का नाम था जीलर, और एक का नाम था राइन। तो राइन का नाम यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, शिक्षा शास्त्र में मिलता है राइन का नाम, और जीलर का भी नाम मिलता है शिक्षा शास्त्र में। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक विज्ञान और समाज कार्य में बड़ा ही फेमस पर्सन बन गया ये, है ना। पाठ्य योजना जब कभी बनाओगे ना, तो उससे पहले प्लानिंग बनाई जाती है, कोई काम किया जाता है, प्लानिंग की, लेसन प्लान बनाया जाता है। वही बात जो है व्याख्या कर दिया बाद में उनका शिष्य हर्बर्ट स्पेंसर ने। 3 शिष्य थे इनके। अब बताइए जरा, यहाँ क्लियर हो गया? तो फिर मैं अगला क्रम लेता हूँ, अगला क्वेश्चन। हाँ चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो अगला हमारे सामने सवाल है, समाज कार्य प्रक्रिया के रूप में समाज कार्य का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का होता है? समाज कार्य का जो स्वरूप होता है वो किस प्रकार का होता है, बताए।
तो स्वरूप आपके सामने, क्या संवेगात्मक मूलक सामाजिक व्यवसायिक सेवा होगा, कि भावनात्मक मूलक व्यवसायिक सेवा होगा, कि सहायता मूलक व्यवसायिक सेवा होगा, कि वस्तुनिष्ठता व्यवसायिक सेवा होगा। बड़ा बढ़िया सवाल है। ओके, चलिए अब हम सहायता मूलक होगा। चलिए, यहाँ आप लोगों के जो जवाब आए हैं विभिन्न विभिन्न तरीके से आए हैं। देखिए, समाज कार्य की जो प्रक्रिया होती है, जैसे मैंने कहा अध्ययन, बात को समझिएगा, मैंने कहा निदान, मैंने कहा उपचार, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, मैरी रिचमंड का ये स्टेप है ना। तो समाज कार्य की प्रक्रिया के रूप में समाज कार्य का स्वरूप जो है, ये प्रक्रिया बन गई, प्रक्रिया के नाम आते ही ये बात याद आनी चाहिए। फिर ये बताइए समाज कार्य का स्वरूप किस प्रकार का बन रहा है, क्या ये प्रक्रिया आप सहायता मूलक बना रहे हैं, कि आप ये वस्तुनिष्ठता बना रहे हैं, कि भावनात्मक बना रहे हैं, संवेगात्मक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप ये अध्ययन निदान उपचार? कैसे संवेगात्मक मूलक कैसे? बिल्कुल, यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जा रहा है। किसी बच्चे ने कहा कि संवेगात्मकता के बारे में, देखो मैडम, संवेगात्मक सेंसरी जैसी चीजों को रिप्रेजेंट होती है ना, भावनात्मक इमोशनल जैसी चीजों को रिप्रेजेंट करती है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि समाज कार्य में, चाहे वो सेवार्थी हो या समूह हो या समुदाय हो, हम उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। और प्रश्न सिंपल सी बात है, हमसे कह रहा है कि समाज कार्य की प्रक्रिया, और प्रक्रिया में तीन बातें, प्रक्रिया में तीन, अध्ययन, निदान, उपचार। आगे बात सोचते हैं, फिर कहता है कि इस रूप में समाज कार्य का स्वरूप कैसा निर्माण हो रहा है। जो ये प्रक्रिया आप लगा रहे हो, ये तो सहायता वाली लगा रहे हो ना कि आप ये संवेगात्मक उसका बना रहे हो, ना उसे अब ये तो बनाना भी नहीं चाहिए आप लोगों को। अब वो कहीं ना कहीं, हाँ ये देखो, संवेग उसके संबंध में समस्याएं हैं, तो आप उसका निदान कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, निदान करो। लेकिन संवेग की प्रक्रिया अगर निदान हो रही है, भावनात्मक प्रक्रिया निदान हो रही है, तो ये दोनों चीजें सहायता में ही आ जाएगी। फिर ये दोनों चीजें फिर सहायता में ही आ जाएगी। बात करें अगर हम फिर वस्तुनिष्ठता को लेकर, तो वस्तुनिष्ठता क्या होता है कि ये हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर चीजों पर, तो हम भेदभाव ना करके, देखो वस्तु का मतलब होता है एक प्रकार सब्जेक्ट को रखकर, हम व्यक्ति निष्ठता पे बात करते हैं तो हमारे सामने भेदभाव आ जाता है। तो हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि भाई अब उसको हम बना रहे हैं कि ये वस्तुनिष्ठ एक विषय बना रहे हैं, हम विषय नहीं बना रहे हैं, हम कोई एक सब्जेक्ट नहीं निर्माण कर रहे हैं। हमने अध्ययन निदान उपचार प्रक्रिया लगाया, तो हमने कोई सब्जेक्ट निर्माण नहीं कर रहे हैं, ना कि हम उसे कोई पर्टिकुलर कोई पिलर बना रहे हैं। हमारा काम ये है कि हम उसको कोई हेल्प दे रहे हैं, हमारा स्वरूप जो बन रहा है, हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो मदद की बन रही है, हम उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 लीजिए। कहता है कि व्यक्तिक आधार पर समाज कार्य का मुख्य आधार माना जाता है। अब देखो, अब ये मत सोचिए कि आप समाज कार्य में केस वर्क का सवाल कर रहे हो, समाज कार्य में यूनिट नंबर पहले से ही सवाल है। प्रश्न कहता है कि व्यक्तिक आधार पर, आपने बेस बनाया है इंडिविजुअल को रख के, कि समाज कार्य का मुख्य आधार क्या मानोगे आप, बेसिक मुख्य मेन चीजें क्या मानोगे? क्या समुदाय के स्तर पर सहायता दे रहे हो, क्या समुदाय में व्यक्तियों की सहायता कर रहे हो, क्या व्यक्तिगत रूप से समाज कार्य में भाग लेने की बात कर रहे हो, कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की सहायता कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप व्यक्तिगत आधार पर या व्यक्तिक आधार पर समाज कार्य का मुख्य आधार क्या मानोगे? ओके, देखिए, ऑप्शन बी कह रहे हैं, ऑप्शन डी भी कह रहे हैं। अब मेरी बात को आप लोग थोड़ा सा समझे, ठीक है? प्रश्न बड़ा ही सरल है, गलती ना किया करें। कहा प्रश्न की व्यक्तिक आधार पर, है ना, मैंने कहा भी है आप लोगों से कई बार कि जब भी कोई प्रश्न पढ़ें तो उसको 2 से 3 बार पढ़ें और ऑटोमेटिक आप वो प्रश्न के ऑप्शन तक जा सकते हैं। कहा कि व्यक्तिक आधार पर समाज कार्य का जो मुख्य आधार है वो क्या मानोगे? तो मुख्य आधार अगर मैंने कह दिया कि समुदाय में व्यक्तियों की सहायता करना, फिर मैंने कहा कि सामुदायिक स्तर पर सहायता करना, और व्यक्तिगत रूप से समाज कार्य में भाग लेना, और व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की सहायता करना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ, नहीं डी, देखो डी कैसे होगा, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की सहायता करेंगे
तो व्यक्तिगत रूप से अगर करें तो व्यक्तिक आधार पर समाज कार्य का मुख्य आधार नहीं, ये मुख्य बेस पूछा है। ये किसका बेस है, मुख्य बेस कौन सा है? बिल्कुल समुदाय में। यहाँ जो देखो बात को समझो, आपको बता दो प्रश्न केवल यहीं पे है कि समाज कार्य का मुख्य आधार माना जाता है। मुख्य आधार कब मानोगे? समाज कार्य का मुख्य आधार। और ये बात ध्यान रखिए, किसका मुख्य आधार? ये मुख्य आधार किसका मुख्य आधार? मुख्य आधार व्यक्तिक आधार का। तो देखो व्यक्तिगत रूप से तो व्यक्ति तो ऑलरेडी है। व्यक्ति के आधार पर अगर मैं बात करें तो व्यक्ति तो ऑलरेडी है। तो जब व्यक्तिगत रूप से समाज कार्य का भाग लेना, पार्टिसिपेट तो बिल्कुल होगा ही नहीं कि हम उसका भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये व्यक्तिक आधार बन गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी, है ना। हाँ, ये आप कह सकते थे थोड़ा सा कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की सहायता करना, ये व्यक्तिक समाज कार्य की परिभाषा है, ना कि व्यक्तिक के आधार पर समाज कार्य का मुख्य आधार है। तो क्या समाज कार्य में अगर मैं समुदाय को ले लूं तो उसमें व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा? व्यक्ति आएगा, आएगा। अगर मैं व्यक्ति बोलूं तो व्यक्ति में तो समुदाय समूह तो नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इन दोनों को तो काट ही दो। जब नहीं मुख्य आधार बन रहे तो नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन जब मैंने कम्युनिटी ले लिया तो इस कम्युनिटी में मैंने काम किया और एक बच्चा ऐसा है, एक क्लाइंट ऐसा है जो वो जागरूक ही नहीं होना चाहता है, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की तरफ। आप कुछ बोलना चाहते हो, अच्छा ऐसे मिल भी जाते हैं। किसी गांव में जाइएगा, मरीन बस्ती में, 10 लोग आपकी एक बात मानेंगे, सारी बात। एक उसमें से ऐसा होगा जो आपके अपोजिट खड़ा रहेगा, है ना। अब उसी अपोजिट वाले को ही खड़ा करना है, आपको सुधारना है। तो ऐसी कंडीशन पर तो ये समुदाय में जो व्यक्तियों की सहायता होगी ना, ये होगा। अब आपको बताऊंगा जो सामुदायिक स्तर वाला मैंने क्यों नहीं लिया। सामुदायिक लेवल पर उसकी सहायता करना, परंतु यहाँ बात स्पष्टीकरण नहीं की गई सामुदायिक स्तर में। तो सामुदायिक स्तर में बातें ये हैं कि उसमें बहुत सारे क्लाइंट तो हैं, सब लोग हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर का आधार नहीं बनाया गया है। लेकिन समुदाय में जब व्यक्ति की बोली है सहायता करने के लिए, तो हमने एक व्यक्ति को लिया जो आपकी बात नहीं मान रहा था और उसी व्यक्ति के आधार पर समाज कार्य का मुख्य आधार मान लिया। तो हम ऐसा काम करते हैं कम्युनिटी वाले पर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट रहेगा। अच्छा, आपको बता दूं, अगर इस समुदाय के बजाय मैं आपको बता दूं यहाँ होता समूह वाला, तब भी आपका सही हो जाता। ध्यान से सुनो, अगर समूह भी होता तब भी सही हो जाता आपका सवाल। लेकिन आपको बता दूं प्रश्न वही पूछे जाते हैं जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है ना। तो प्रश्न वही बनाए जाएंगे और वो ऐसा प्रश्न आएगा ही नहीं कि समुदाय भी रहे और समूह भी रहे। ऐसा होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता कभी भी, है ना। और अगर होगा तो क्लेम लगेगा, है ना। इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही रहेगा। प्रश्न को 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे और आसान लगेगा। तो कुछ अप्लाइड टाइप के प्रश्न रहे हैं और अच्छा ये प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो। पश्चिम, अच्छा समझ में आ गया ना 21 वाला? कोई दिक्कत है बता दो, अभी पूछ लो, पूछो कुछ विचार। अगर अगर आपके भी कुछ विचार है तो आप प्रकट कर सकते हैं अपने भी विचारों को, है ना। ऐसा नहीं है। आगे बात करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। पश्चिमी देशों में समाज कार्य सर्वप्रथम किस रूप में प्रारंभ हुआ? अब देखो पश्चिमी देशों की बात हो रही है, बड़ा अच्छा सवाल है, जरा बताएं एक बार। ये थोड़ा सा हिस्ट्री वाला सवाल आ रहा है अब। हाँ बिल्कुल। हाँ, अब आपको मैं बता दूं, मैंने लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को एक मैप के माध्यम से बताया भी था कि मैप में वहाँ पे मैंने समझाया भी था आप लोगों से कि किस तरीके से पश्चिमी देश कौन कौन से हैं और हमारे जो पूर्वी देश, और भी जैसे हमने इतिहास पे बात किया था, अमेरिका वाले पे, यूरोप वाले पे, वहाँ पे जिक्र किया था आप लोगों से। तो पश्चिमी देशों में जैसे जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पश्चिम में अगर हम बात करें तो इस साइड, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और आपका दक्षिणी अमेरिका बन जाता है ना। हम इन्हीं की अगर बात करें, अगर अब मान लो जापान वगैरह की बात करें तो इधर ही आते हैं साइड में, सब पश्चिमी होते हैं हमारे देश से, इधर पश्चिमी है, अफ्रीका तक भी पश्चिमी आता है हमारे देश से। तो इन लोगों का जब समाज कार्य डेवलप हो रहा था तो उस समय डेवलप हुआ था धार्मिक के रूप में ही डेवलप हुआ था। वहां पे कोई राजनीतिक प्रक्रिया भी नहीं थी, ना ही सामाजिक प्रक्रिया थी, ना ही आर्थिक प्रक्रिया थी, धार्मिक। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि पहले कैथोलिक चर्च था एक,
है ना, ये भी आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी आने वाले टाइम में, कल क्लास होगी इसी की, पहले भी बता रखा था एक बार। तो उस समय भी जो कैथोलिक चर्च था, मंदिर वगैरह था, उनमें जो दया, धर्म, दान वगैरह चल रहे थे, वस्तु दान, अर्थ दान की प्रक्रियाएं वगैरह, वो धार्मिक से जुड़ी हुई थी। ठीक है, और धार्मिक के माध्यम से वो उसका क्या करते थे, मदद करते थे, है ना। और कुछ लोगों ने जाति परिवर्तन, मतलब कास्ट परिवर्तन अपना भी कर रहे थे, वो धर्म के आधार पे। तो उस तरीके की जो प्रक्रिया होती थी, वो बेसिकली कहते थे भैया ये समाज कार्य हो रहा है भाई। उसको मान लो बहुत तो होता है जिसकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हुआ करती थी, तो धर्म परिवर्तन, तो उसको शादी कर लिया, अपने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो क्या नाम है, शादी उसमें कर लिया तो उसको पैसे मिल जाते थे, मकान मिल जाते थे, वहां का निवासी बन जाता था, ऐसा हुआ करता था। ये बड़ी पुरानी बातें हैं, इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिल जाती है हिस्ट्री में। तो आप ध्यान रखें। अच्छा, अभी जरूरी नहीं पश्चिमी देशों की बात है, शुरुआत में हर जगह पे इसी तरीके से प्रक्रिया हुई थी, है ना, धार्मिक को ही लगकर। तो ऑप्शन नंबर आप, और सबसे पहले कैथोलिक चर्च ही बड़ा फेमस रहा है, हिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोग ना तो आपको पता चलेगा, कैथोलिक चर्च ही जो है बहुत फेमस रहा था सबसे पहले। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि अमेरिका, देखो थोड़ा सा इतिहास का प्रश्न है, कल हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए। समाजकारी का जो संबंध है, सर्वप्रथम किस देश में विधिवत कानून बनाया, सबसे बढ़िया कानून समाजकारी के लिए विधिवत कानून जिसको बोलते हैं, कानून बनाया गया, तो बताइए सर्वप्रथम का अमेरिका में, कि भारत में, कि इंग्लैंड में, कि ईरान में। ओके, इंग्लैंड में बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का जो जवाब आप लोग दिए हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, और बहुत बढ़िया जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट माना जाएगा, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में बेसिकली आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इंग्लैंड समाज कार्य के बारे में, इंग्लैंड समाज कार्य। तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी करके, है ना, इंग्लैंड में। तो जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी थी, उसमें भी गरीबों लोगों की, जो है गरीब लोगों की मदद की जाती थी, है ना। और शुरुआत में कार्य प्रारंभ किया गया इसका चैरिटी के माध्यम से, और इन संस्थाओं के माध्यम से समुचित सहायता जो थी लोगों को दी जाती थी। हालांकि इंग्लैंड में समाज कार्य सबसे पहले जब शुरुआत हुआ था ना, तो चर्च के माध्यम से हुआ था। किसके माध्यम से हुआ था, पहली पॉइंट, चर्च के माध्यम। उद्देश्य यही था इसका कि जन कल्याणकारी, मतलब हमें लोगों को कल्याण करना है। धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई, जन सहायता के विधिक रूप भी प्रदान किए गए। तो एक समय आया, वह समय था 1536, इंग्लैंड का 1536 समय आया, तो एक कानून बना दिया गया, और वो जो कानून बना जिसमें निर्धनों की सहायता की गई, और वह कार्य योजना का निर्माण हुआ। फिर आगे परिवर्तन और भी समय बढ़ते गए, और भी चीजें आती गई, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, और उस औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड ने सरकार द्वारा निर्धन और आश्रित जो व्यक्ति थे, उनके लिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कानून का निर्माण कर दिया। अब व्यक्तियों का मनोसामाजिक पक्ष सुधारने के लिए 1536 के बाद अगर कोई फेमस हुआ, तो वो 1869 रहा, जो सोशल वर्क में खूब पूछा जाता है। इंग्लैंड में, कहा, इंग्लैंड में 1869, 1869 चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये जाना गया। फिर उसके बाद मनोसामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किया गया, भौतिक सहायता दी गई लोगों को, है ना। व्यवसाय सामाजिक कार्यकर्ताएं हेतु अलग से एक पहचान, आइडेंटिटी कार्ड प्रदान किए गए, ताकि उन्हें अलग से पहचाना जा सके कि ये भैया मेडिकल सोशल वर्कर हैं। सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं और समाज सेवा इंग्लैंड में दी जाने वाली सबसे बड़ी या प्रमुख समाज कल्याण सेवाएं कहलाई। ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में समाज कार्य को प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति चलाया गया, और जिससे समय के साथ आवश्यकता पड़ने पर भी बदलाव भी किए गए। तो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जो आप लोगों ने देखा है। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा इसके इतिहास पे कि क्या रहा इसकी भूमिका। और जो एलिस चेनी की परिभाषा आप लोग देखते हैं ना, इंग्लैंड के विद्वान थे ये, 1936 में कहीं मिलता है तो कहीं 1924 मिलता है इनका समाज कार्य में एक ऐच्छिक प्रयास बताया था इन्होंने। तो वो ऐच्छिक प्रयास जो है इंग्लैंड का एलिस चेनी का ही हमें भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए
तो आगे बात करते हैं, बाकी कल हम चर्चा करेंगे और अच्छे से आप समझ पाएंगे। इंग्लैंड में समाज कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस वर्ष लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी? अभी अभी मैंने बताया, आपको बताइए जरा। 1860 में। हाँ। फिर उसकी बात करता है कि समाज कार्य का उद्देश्य से 1877 से 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? हाँ, ये अमेरिका। हाँ हाँ, अमेरिका में हुई थी। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन नंबर यहीं तक रखिए आप लोग, है ना। कल हम लोग इसी के आगे बातचीत करेंगे और इससे पहले आप लोग और चीजें इसके बारे में पढ़ लेंगे तो और भी प्रश्न हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए, आगे जो है कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। समझ में आया ना सभी लोगों को? अब ऐसे अगर प्रश्न, देखो कोई प्रश्न टफ नहीं थे, ऐसे ही मिलते जुलते प्रश्न आए हुए थे 14 मार्च को भी, है ना। कुछ अलग प्रश्न नहीं थे, बशर्ते आप लोग जब करेंगे, डेली पढ़ते रहेंगे ना, तो सोशल वर्क के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें इजीली बन जाएगी, आसान हो जाएंगी, आप आसानी से एग्जाम को भी क्रैक कर सकते, बशर्ते आपको डेली पढ़ना है, नोट्स को रिवीजन करते रहना है। कोई डाउट कोई मन में अगर बन रहा है तो क्वेश्चंस भी हम लोगों से कर सकते हैं, आप लोग ग्रुप में भी डाल सकते हैं और यहाँ पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, फिर कल हम लोग मिलते हैं।